हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। तो आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के एसआई के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो यह 10/1/2019 के थर्ड शिफ्ट का आया हुआ पेपर है, जिसके हमने 1 से 25 तक क्वेश्चनों का एनालिसिस पार्ट ए में कर लिया है। अब बचे हुए क्वेश्चनों का पार्ट बी में कवर कराएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने 25 क्वेश्चनों तक एनालिसिस कर लिया था, तो अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा 26वें नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बॉम्बे। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में A.O. ह्यूम के द्वारा नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका पहला अधिवेशन व्योमकेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में 1885 ईस्वी में बम्बई में ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने प्रथम अधिवेशन में कुल 9 प्रस्तावों का अनुमोदन किया। 27वें नंबर का क्वेश्चन है, पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अजंता की गुफाएं। इससे जुड़े तथ्य देखिए, पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं। अजंता की गुफाओं के चित्रों में बोधिसत्व पद्मपाणि सबसे प्रसिद्ध है। यह भित्ति चित्र भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित अजंता गुफाओं की गुफा संख्या फर्स्ट में है। अजंता गुफाओं का निर्माण 2000 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। इसमें 30 गुफाओं का एक सेट है जो घोड़े की नाल के आकार में खुदी है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो 28वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैचों में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरमनप्रीत कौर। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने वर्ष 2018 में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट मैच में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी थी, जबकि T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वप्रथम शतक लगाने वाले पुरुष खिलाड़ी सुरेश रैना हैं। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेलते हुए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की तरफ से पहला शतक बनाया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो 29वें नंबर का देखिए क्वेश्चन है, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर विजय A.L. केलकर। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। अब तक कुल 15 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में KC नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। वित्त आयोग नियुक्ति वर्ष, अध्यक्ष और कार्यकाल दिया गया, जैसे 12वां है 2002 ईस्वी में तो डॉक्टर C रंगराजन, जो 2005 से 2010 तक उनका कार्यकाल था। 13वां कौन है तो 2007 ईस्वी में डॉक्टर विजय L. केलकर, 2010 से 2015 तक कार्यकाल था। 14वें कौन है तो 2013 ईस्वी में YB रेड्डी, 2015 से 2020 तक। और 15वें कौन है तो ये 2017 ईस्वी में NK सिंह, जो हैं 2020 से 25 के बीच में इनका कार्यकाल था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। 30वें नंबर का हमारा देखिए क्वेश्चन दिया गया है, आपदा प्रबंधन विधेयक अधिनियम पास हुआ। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2005 में। इससे जुड़े तथ्य देखिए, आपदा प्रबंधन विधेयक अधिनियम वर्ष 2005 में भारतीय संसद द्वारा आपदाओं के कुशल प्रबंधन और उनसे जुड़े अन्य मामलों के लिए पास किया गया था, जो जनवरी 2006 में लागू हुआ। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भारत सरकार के गृह मंत्रालय को समग्र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन द्वारा संचालित करने के लिए आधार मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, 31वें नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1951-52 में। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 364 सीटें प्राप्त हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने आंतरिक कैबिनेट का नेतृत्व किया और लोकतांत्रिक रूप से स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए।
32वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मोरक्को की राजधानी है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रबात। इससे जुड़े तथ्य देखिए, मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी राबात है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की, मापुतो मोजाम्बिक की तथा नियामी नाइजर की राजधानी है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 33वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है। विधानसभाओं की संरचना संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 170 में दिया गया है। कुछ प्रमुख राज्य और उसमें विधानसभा सीटों की संख्या निम्नलिखित है। जैसे राज्य हैं, और राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 403 है, पश्चिम बंगाल में 294, महाराष्ट्र में कितनी है 288, मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, और बिहार में कितनी हैं 243 सीटें हैं। और तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं, तमिलनाडु में 234 सीटें हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 34वें नंबर का क्वेश्चन है, एका आंदोलन के नेता कौन थे। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मदारी पासी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, एका आंदोलन जो 1921 से 22 ईस्वी अवध प्रांत के किसानों के हित में चलाया गया, जिसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और सीतापुरी जिले में हुआ था। इस आंदोलन में सभा स्थल पर गंगा की सौगंध दी जाती थी कि किसान निर्धारित लगान में 1 पैसे भी अधिक नहीं देंगे। यह आंदोलन मुख्यतः यादवों और पासियों द्वारा संचालित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। 35वें नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया मृदा का मृत कार्बनिक घटक कहलाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ह्यूमस। इससे जुड़े तथ्य देखिए, जीव जंतुओं के मृत अवशेषों के सड़ने गलने अथवा पशुओं के उत्सर्जी पदार्थों के जैविक अवघटन से बना काले भूरे रंग का पदार्थ जो पौधों में वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत उपयोगी होता है, ह्यूमस कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा 36वें नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि पद्मा नदी किस देश में बहती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। पद्मा नदी बांग्लादेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। पद्मा नदी गंगा नदी की मुख्य शाखा है जो फरक्का के बाद दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। गोलुंडो के पास ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तथा उनकी संयुक्त धारा पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। चांदपुरा के पास मेघना इसमें आकर मिलती है तथा यह मेघना के नाम से भी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है 37वें नंबर का क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में गुणज 10⁻⁻21 का उत्सर्जन है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेप्टो। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया है, भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 के कुछ घातों को विशेष नाम तथा संकेत दिए गए हैं, जैसे जो निम्नलिखित हैं। 10 का घात दिया गया है, पूर्व प्रत्यय दिया गया है और प्रतीक क्या है। 10⁻24 को क्या बोला जाता है, योटा बोला जाता है, उसे बाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 10⁻21 को क्या बोला जाता है, जेटा बोला जाता है, इसे जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 10⁻18 को क्या बोला जाता है, एक्सा बोला जाता है, उसे ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 10⁻15 किसे क्या बोला जाता है, पेटा बोला जाता है और इसे पी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 10⁻12 को टेरा बोला जाता है, उसे टी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे दिया हुआ है हमारा 10⁹ बराबर क्या होता है, गीगा बोला जाता है, जिसे जी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और 10⁶ को मेगा बोला जाता है, जिसे एम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 10⁻24 को योटो बोला जाता है, जिसे बाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 10⁻21 को जेप्टो बोला जाता है, जिसे जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 10⁻18 को एटो बोला जाता है, जिसे ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल ए द्वारा। 10⁻15 को फेमटो बोला जाता है, जिसे स्मॉल एफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और 10⁻12 होता है -12, जिसे पी को बोला जाता है, जिसे स्मॉल पी द्वारा दर्शाया जाता है। जो माइनस में वैल्यू होती है उसको क्या होता है, स्मॉल से, और जो प्लस में वैल्यू है तो उसको किससे किया गया है, तो उसे कैपिटल लेटर से दर्शाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है 38वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
रविंद्रनाथ टैगोर। इससे जुड़े तथ्य देखिए, जीवन स्मृति पुस्तक महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। यह रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा है जो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 में सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिस्टियन हाइगेस। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। प्रकाश तरंग का सिद्धांत प्रसिद्ध डच वैज्ञानिक क्रिस्टियन हाइगेस द्वारा 1678 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था। हाइगेस ने बताया कि प्रकाश तरंगों से बना होता है एवं ये तरंगे तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे कंपन करती हैं। हाइगेस ने सुझाव दिया कि प्रकाश के स्रोतों का प्रत्येक बिंदु विक्षोभ के केंद्र के रूप में कार्य करता है, जिसमें तरंगे सभी दिशाओं में फैलती हैं। 40वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए 40वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माइकल शूमाकर। इससे जुड़े तथ्य देखिए, माइकल शूमाकर पूर्व जर्मन कार रेसर हैं जिन्होंने 7 बार फार्मूला 1 चैंपियनशिप में खिताब जीता है, जो एक रिकॉर्ड है। जबकि पेले ब्राज़ील के, लियोन मेसी अर्जेंटीना के तथा नेमार ब्राज़ील के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया 41वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में उल्लेख है। इसके अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है तथा अनुच्छेद 56 ग के अनुसार राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष की पदावधि की समाप्ति के पश्चात भी तब तक अपना पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 42वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नगरों और दक्षिण के द्रविड़ों का संबंध किससे है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंदिरों। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नगरों और दक्षिण के द्रविड़ों का संबंध मंदिरों से है। उत्तर भारत में मंदिरों को कला शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत में मंदिरों की कला द्रविड़ी शैली कहलाती है। दक्षिणा पथ में मंदिरों के निर्माण में नागर और द्राविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। तो नेक्स्ट देखिए हमारा 43वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत अगस्त 1946 में लॉर्ड बेवेल ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए नियंत्रण दिया और 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई तथा 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसका अध्यक्ष वायसराय बेवेल तथा उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारत संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति अपने अभिकर्ता के रूप में एक प्रशासन की नियुक्ति करता है जो राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट पद नाम से जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 42 के अंतर्गत किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा 45वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, नील की खेती की 2 प्रमुख पद्धतियां निज और डॉट डॉट थीं। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रैयती। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। नील की खेती के 2 मुख्य तरीके निज और रैयती थे। निज खेती की व्यवस्था में बंगाल मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे तथा जो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे। अनुबंध पर दस्तखत करने पर उन्हें नील उगाने के लिए एक कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से कर्जा मिलता था।
कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। 46वें नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, CRR का पूर्ण रूप है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैश रिजर्व रेशियो। इससे जुड़े तथ्य देखिए, CRR का पूर्ण रूप कैश रिजर्व रेशियो है, किसी वाणिज्य बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है, नगद आरक्षित अनुपात CRR कहलाता है। CRR की दर जितनी ऊंची होती है, बैंक की शाखा सृजन क्षमता उतनी ही कम होती है। CRR में वृद्धि और कमी का प्रभाव बैंक दर में वृद्धि और कमी के प्रभाव के समान ही होता है। वर्तमान में अक्टूबर 2023 में CRR की दर 4.5% है। 47वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 30 वर्ष। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में प्रावधान है। राज्यसभा भारतीय संसद द्वारा द्वितीय उच्च सदन है। राज्यसभा का एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता, बल्कि इसे 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। 48वें नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है आमतौर पर डॉट डॉट पत्तियों में खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में ले जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्लोएम। इससे जुड़े तथ्य देखिए, सामान्य तौर पर फ्लोएम पत्तियों से खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में ले जाता है। फ्लोएम एक संवहन ऊतक है। जल और पोषक तत्वों में परिवहन के लिए पादपों में संवहन ऊतक होता है, इसे जाइलम कहा जाता है। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए 49वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि गडकरी विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ, इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोल्हापुर। इससे जुड़े तथ्य देखिए, गडकरी विद्रोह 1844 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ। गडकरी लोग मराठा जिलों में कार्यरत वंशानुगत सैनिक थे, जिसमें बदले में उन्हें कर मुक्त भूमि प्राप्त होती थी। सेवा समाप्त किए जाने पर इन्होंने विद्रोह कर दिया तथा समनगढ़ तथा भूदरगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया। बाबाजी आहिरेकर इस विद्रोह के प्रमुख नेताओं में थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा 50वें नंबर का आज का क्वेश्चन है, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है। जापान की खाई किस महासागर में स्थित है, इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। इससे जुड़े तथ्य देखिए, जापान की खाई उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह खाई पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है। इसके अतिरिक्त मेरियाना ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, मिडनाओ ट्रेंच, अटाकामा ट्रेंच भी प्रशांत महासागर में स्थित है। सुंडागर्त दक्षिण हिंद महासागर में तथा प्यूर्टोरियो अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन तक एनालिसिस किया, जिसमें आज हमने 25 क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चनों का पार्ट बी में कवर कराया। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से आप जाके वीडियो को देख सकते हैं।